चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं इसके झा सर का रेलवे का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट जो आया है। ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 8 देखने वाले हैं मैथ का। ठीक है, ये वॉल्यूम 2 है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 7 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ इसके झा वॉल्यूम 2 के नाम से बना हुआ है। आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत दुख होता है कि मेरे चैनल पे आपका 57.5% ऐसे लोग हैं जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लेकिन ये लोग देखते हैं। 57.5% लोग मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग देखते हैं, और जो चैनल सब्सक्राइब किए हैं वो लोग बहुत कम देखते हैं, यानी कि 45.5% वो लोग देखते हैं। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्या जाता है, कुछ चार्ज वगैरह तो नहीं लगता है। तो सबसे पहले ये 57.5% लोगों से मैं कहूँगा कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको का कोई चार्ज नहीं लगता है। आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका भाई का सब्सक्राइबर थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? कहता है कि 8 के पावर 12 गुना √2 के पावर 16 गुना 11 के पावर 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए, ये 8 के पावर 12 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब के पावर 12। ये √2 है तो √2 का मतलब होता है कि 2 के पावर 1/2 × 16 और 11 के पावर 15 को 15 ही डाल देते हैं। अब देखिए, 2 के पावर 3 गुना ये a के पावर अगर m है गुना n होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं? a के पावर m गुना n। ये फॉर्मूला आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानिए। अगर a के पावर m हो, इसका पावर n हो, तो उसे a के पावर m × n में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर क्या हो जाएगा? 12 × 36। ठीक है, गुना 2 के पावर 1/2 है, ये 1/16 है तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 1/2 गुना 16 यानी 2 8 16 गुना 11 के पावर 15। तो ये हो गया 2 के पावर 36 गुना 2 के पावर 8 गुना 11 के पावर 15। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमसे पूछ रहा है तो बस ये पावर जो है इन सभी को जोड़ देना है। तो 36 8 15 को जोड़ देंगे, 6 5 11 8 19 के 9 हाथ में 1 3 1 4 3 1 4 1 5 यानी कि 59। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 59 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। कंजूसी तो आप लोग बहुत करते हैं, आपका लाइक से कुछ नहीं जाता है, इस भाई का मनोबल बढ़ेगा और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि प्रथम 8 भाज्य और अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी औसत का अंतर ज्ञात करना। अब देखिए, भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या जो मान लीजिए अगर हम कहें कि 4, ये भाज्य संख्या है, बिल्कुल है। ये 1 से भी कटेगा, इसका फैक्टर 2 भी है, और ये 4 से भी कटेगा। ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो या तो 1 से कटेगा और ना तो जो नंबर है, जैसे हम कह दिए कि 3, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, यानी ये 1 से कटेगा और खुद के संख्या से कटेगा। वो संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। क्या होता है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। और सबसे छोटा भाज्य संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दिया हूँ। अब चलिए हम भाज्य और अभाज्य संख्या का अंतर निकालते हैं, औसत निकालते हैं। औसत क्या होता है? औसत होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। यही होता है सभी संख्या, यानी कि औसत और माध्य एक ही होता है। माध्य भी वही होता है, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या, और औसत भी होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। अब देखिए, भाज्य जो है, पहले भाज्य का हम निकाल लेते हैं।
तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। फिर 6 होता है, 6 के बाद 8 होता है और 9 भी होता है। 9 भाज्य इसलिए होता है कि वो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो 9 भी क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। फिर 10 भी भाज्य संख्या, 12 भी भाज्य संख्या, 14 भी भाज्य संख्या और 15 भी क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। ये 1, 3 और 5 तीनों से कटेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भाज्य संख्या हो गया। टोटल संख्या कितना है? 8। भाग दे दीजिए। 6, 4, 10, 18, 18, 9, 27, 27, 10, 37, यानी कि ये 37 हो गए यहाँ तक। तो अब जोड़ लीजिए, 7, 2, 9, 9, 4, 13, 5, 18 के 8, हाथ में 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, यानी कि 78/8। 78/8 यानी कि 8 9 72, 8 9 72, 6 आया, दशमलव देंगे, 8 7 56, 8 7 56, 10 में 6 गया 4, 8 5 40, यानी कि 9.75, यानी कि भाज्य का आ गया इतना। अब अभाज्य का देख लेते हैं। अभाज्य संख्या का औसत क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 और ये 19, ये भाज्य संख्या। अब इसको भी 8 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, यानी कि 17 और 11, 17, 11 कितना हो जाएगा? 28। यहाँ 28 लेंगे। अब यहाँ से जोड़ेंगे, 8, 3, 11, 7, 18, 18, 9, 27 के 7, हाथ में 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये आ गया 77/8। 77/8 यानी कि 8 9 72, 8 9 72, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 8 7 56, 8 7 56, 8 9 72, 7 में से यहाँ करिए लेते हैं इसको, रुकिए आराम से हो जाएगा। 8 9 72, 7 में से 2 गया 5, दशमलव देंगे 0, ये 8 6 48, 10 में से 8 गया 0, फिर 8 दूनी 16, 10 में 6 गया, यानी कि 9.625। अब इन दोनों का अंतर हमसे पूछ रहा है, तो अब देखिए अंतर 9.75 में से 9.625 घटाएंगे, 9.625 घटाएंगे तो एक जो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, यानी कि 0.125 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0.125। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि जब एक संख्या को दूसरे संख्या में जोड़ा जाता है तो इनका योग दूसरे संख्या का 666.2/3% हो जाता है, तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना हो जाता है? 666.2/3%। इसका मतलब होता है कि इसमें गुना करेंगे तो ये 36 18 का 8 मिलेगा, 36 18 का 8 मिलेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 36 के 18 का 8 मिलेगा, ये हो जाएगा 1998 और 2000/3%। अब इस परसेंट का मतलब क्या होता है? गुने 1/100, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगा? 20/3। अब नीचे वाली संख्या दूसरी संख्या है, तो ऊपर वाली संख्या दोनों संख्या है 1 + 2। अब देखिए अगर दूसरी संख्या पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या देखें, अगर दूसरी संख्या 3 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 20 में से 3 जाएगा 17, यानी कि पहली संख्या हो जाएगी 17। तो इन दोनों का जो अनुपात हो जाएगा 17:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जब माध्यिका दिया रहे तो क्या होता है? 4/3 गुना माध्यिकाओं का क्षेत्रफल, माध्यिकाओं का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये संख्या क्या है? 4/3। त्रिभुज की माध्यिकाओं का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। तो देखिए अगर 15 20 25 अगर कोई वैल्यू दिया है 15 20 25, तो सब त्रिभुज में
सबसे बड़ी भुजा जो होती है क्या होती है, कर्ण होती है। यही होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये आधार या ये आधार, मान लीजिए एक त्रिभुज बनाया गया है, इसकी लंबाई 15, ऊंचाई 15, आधार 20, तो ये क्या हो जाएगा 25 होगा। ये ट्रिपलेट भी होता है, 5 10 15 20 25, अगर इनको जोड़िएगा तो 15 15 क्या होता है 225, अब 20 का स्क्वायर 4, यानी कि ये 400, 4 2 6, 625, रूट में होता है तो ये क्या होता है 25 होता है। ये ट्रिपलेट भी होता है, ठीक है, ये यहाँ बता देंगे। तो माध्यिकाओं का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, देखिए आधार क्या हो जाएगा 20 गुना ऊंचाई 15, यहाँ से क्या आ जाएगा 10, ये 3 से 15 को काट दीजिए, 3 5 15, 4 दाँत 40, 40 5 200, यानी कि क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, जहां अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है और अल्फा माइनस बीटा का मान क्या है 2 है, तो समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण ज्ञात करना। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान हमको दे दिया है, ठीक है, जो डायरेक्ट हमको मिल गया है। अब हमको अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही इक्वेशन यही से बनता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हमको तो मिल गया है, ये क्वेश्चन में दिया है। अब हमको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 अल्फा बराबर 8 2 10, तो अल्फा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब अल्फा का मान 5 आ गया तो कोई इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन इसको 1 अगर मानते हैं तो इसमें अल्फा का मान रख देंगे, तो 5 प्लस बीटा बराबर 8, तो बीटा का मान क्या आ जाएगा 8 माइनस 5 यानी कि 3। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया 5 गुना 3 यानी कि 15। अब इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया 8 दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए 8x प्लस 15 बराबर 0। इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, इक्वेशन यही हो गया। तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि यदि a बट्टा b प्लस b बट्टा a का मान 1 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो मान होता है वो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो मान होता है ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए इस इक्वेशन से हमको वो वैल्यू निकालना है, तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, बी से बी कटेगा तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए से ए कटेगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब ये इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 0। अब समझ में आया क्या गेम हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या आ गया 0। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान अगर 0 आ गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या आ जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी में अगर 0 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0 हो गया। तो ऑप्शन कौन सही हो गया, कहाँ गया, अब 0 आ गया है तो ऑप्शन हमारा कौन सही होगा ये देखना है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि 2 प्रकार के मिश्र धातु में सोना और कॉपर का अनुपात जो है 8:3 है। देखिए सोना और कॉपर का जो अनुपात है वो 8:3 है और 15:7 है, 15:7 है। इन 2 प्रकार के मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्र धातु में सोना और कॉपर का अनुपात 5:2 हो जाए, यानी कि 5:2 हो जाना चाहिए। बात समझिएगा। अब देखिए सोना और कॉपर, या तो इन दोनों में टोटल रेशियो कितना है 11 है और इसका कितना है 22 है। अगर हम मान लिए
कि हम लेते हैं या तो सोना ले लेंगे या कॉपर लेंगे। हम कॉपर ही ले लेते हैं। अगर हम कॉपर ले लेते हैं तो यहाँ से पहला, यहाँ से सोना और कॉपर का जो रेशियो होगा वो हमारे पास क्या होगा। अगर हमने ले लिया कि हम कॉपर से लेके काम चलते हैं तो कॉपर कितना है, टोटल अनुपात में से 3/11 क्या है, कॉपर है। एलिगेशन मेथड हम लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। 3/11 है। अगर यहाँ कॉपर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7/22 होगा। कॉपर कौन है, ये है, तो ये कितना है, 2/7 है। अब एलिगेशन जब हम लगाएंगे तो पहला एलिगेशन में 2/7 माइनस 3/11, 2/7 माइनस 3/11 करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 11 गुना 22 माइनस 11 कट गया, 7 21, यानी कि 22 में से 21 जाएगा, 1/11 7 77। ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/77, ठीक है। अब 7/22 में से 2/7 घटाएंगे, 7/22 में से 2/7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22 गुना 7, 22 कट जाएगा, 7 49 माइनस 7 कट गया, 22 गुना 44, 9 में से 4 गए 5, 5/7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15 154, यानी कि 5/154 आ गया। अब देखिए ये 77 से 154 कट जाएगा 2 बार में, 5/2 ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5:2, यानी किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, तो 5:2 में मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, 5/2, थोड़ा सा भाग जा रहा है पता ना कहाँ, तो 5/2 यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में आप एलिगेशन ही मेथड लेके चलिएगा, या अगर सोना मानिएगा, अगर आप सोना मानते हैं तो 8/11 करना होगा, ठीक है। इसमें करना होगा आपको 15/22 और ये इसमें करना होगा 5/7, ठीक है। अब देखिए जब ये एलिगेशन लगाइए इससे भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ 5/7 में से 8/11 माइनस कीजिएगा, 5/7 माइनस 11/8, 11 7 77, चाहे पहले इसको ऐसे ही लिखिए, 7 गुना 11, 7 से 7 कटे 11 5 55 माइनस 11 8 7 56, यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 1/77 आ गया। जब यहाँ से माइनस 1/77 आ गया उसके बाद माइनस 1/77 आ गया। अब देखिए 15/22 में से 5/7 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22 गुना 7, 22 कर 15 7 105 माइनस 7 7 करके 22 5 110, ये क्या आ गया, 5/22 7 154, यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/154, ये 77 77 दूना 64, ये चला जाएगा उधर, तो 5:2 ही आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि m को 13 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, तो उसी भाजक से 7m में भाग देने पर शेषफल क्या आ जाएगा। अब देखिए m को 13 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 आता है, यानी कि m वो संख्या क्या हो जाएगा, 13 + 5 यानी कि 18 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 7m को अगर उसी भाजक से यानी कि 13 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 7 गुना 18/13, 18 7 126 बट्टा में 13, 13 को 126 में भाग देंगे तो 13 9 117, यानी कि यहाँ से शेषफल जो बचेगा, शेषफल बचेगा हमारा 9 बचेगा, क्योंकि 126 में जब आप 13 से भाग देंगे तो 13 9 हो जाता है 117, 16 में से 7 गया 9, शेषफल आपका क्या बच गया, 9 बच गया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि एक व्यक्ति पटना से सुबह 7 बजे चलता है और लखनऊ सुबह 11 बजे पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति लखनऊ से सुबह 8 बजे चलता है और पटना सुबह 11:30 बजे पहुंचता है, तो वो दोनों कितने बजे मिलेंगे। यानी देखिए अगर हम देखें पटना और ये लखनऊ के बीच की दूरी है, क्या है, पटना और ये लखनऊ के बीच की दूरी। एक आदमी जो है, मान लीजिए एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। ए जो है यहाँ से 7 बजे सुबह में चला और यहाँ 11 बजे पहुंच गया, कहाँ पे, लखनऊ। 7 बजे चला, 11 बजे पहुंच गया,
तो इन इसके बीच कितना इसे समय लगा, तो इसे 4 घंटे का समय लगा। ठीक है, दूसरा सुबह 8 बजे चला, मान लीजिए कि ये सुबह 8 बजे चला और यहाँ पे पटना 11:30 बजे पहुँच गया, तो इसका जो समय लगा कितना लगा, 3 घंटा 30 मिनट, यानी कि 3 पॉइंट कह सकते हैं इसे 3 घंटा 30 मिनट लगा। ठीक है, अब देखिए समय लग रहा है, समय की बात की जाए तो देखिए इस तरह के प्रश्न में देखिए क्या होता है, यहाँ पे तो डायरेक्ट पूछा है, नहीं तो आपको चाल या किस चाल से चल रहा है यहाँ पे दे देता है। तो मान लीजिए 7 घंटा 7 बजे चल रहा है या 8 बजे चल रहा है, तो दोनों के एक समय में लेके आ जाते हैं कि समय इन दोनों का बराबर। तो आगे क्वेश्चन में हम इस समय को बराबर करेंगे, यानी 7 से 8 कर देंगे इसको, तो 8 घंटा में 1 घंटा में ये कितना दूरी तय करेगा जब हमें पता चल जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, तो जब भी एक दूसरे के तरफ आदमी आता है, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो इन दोनों के चाल क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए समय लग रहा है पहला, ए को कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा। अगर बी की बात करें तो 3.5 घंटा लग रहा है, यानी कि 7/2 घंटा कह सकते हैं। तो इसे कितना लग रहा है, 7/2 घंटा, इसे 4। अब अगर हम चाल देखें तो समय का उल्टा क्या होता है, चाल होता है। समय का उल्टा होता है चाल। अगर इसको इधर भेज दें तो 2 चौके 8, ये क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। तो हमारा चाल क्या हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। चाल से क्या हो जाएगा, 7 से 8। तो दूरी बराबर क्या होता है, अब यहाँ से अगर हम दूरी निकालें तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यही होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो समय इससे 4 घंटा लग रहा, तो ये चाल कितना है, 7 है, तो 7 चौक 28, यानी दूरी कितना हो जाएगा, 28 किलोमीटर। अब देखिए 8 इसका चाल है, समय लग रहा है 7.5 घंटा, तो 7/2 गुना 8 कर देंगे, 2 चौक 8, 7 चौक 28, यानी कि दूरी कितना हो गया, 28 किलोमीटर हो गया। बात समझ में, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी, टोटल दूरी कितनी हो गई, 28 किलोमीटर। अब देखिए अगर ए 7 चाल से चल रहा है, ये जो है यानी पटना से जो दिल्ली लखनऊ जा रहा है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा। अगर ये 8 बजे तक जाएगा तो 7 किलोमीटर चल लेगा। जब 7 किलोमीटर चल लेगा तो अब इन दोनों के बीच में, यानी कि लखनऊ से यहाँ के बीच में कितना दूरी बचेगा शेष, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी होगा 21 किलोमीटर। यानी अब दोनों का समय सेम हो गया। जब समय सेम हो गया तो ये एक दूसरे की तरफ किस चाल से आएंगे, तो 7 से और 8 से, तो इन दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। यहाँ से अगर हम समय देखें तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। अब यहाँ पे दूरी हमारा कितना रह गया, 21 किलोमीटर रह गया, तो 21 और 4 क्या हो गया, 7 किलोमीटर से ये जा रहा है, 8 किलोमीटर से वो आ रहा है, तो चाल क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर। तो 21/15। अब 21 पर तो समय हमारे पास कितना लगेगा, 1 घंटा तो ही लगेगा, 1.6/15। ठीक है, गुना इसको अब बदलेंगे मिनट में, तो ये बदला जाएगा, 60 से गुना कर देंगे तो 15 चौके 60, 6 चौके 24, यानी कि 1 घंटा 24 मिनट लगेगा। बात समझिएगा, यहाँ क्या लगेगा, 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट कब लग रहा है, जब ये ए जो है 7 किलोमीटर दूरी तय कर दिया है। तो हमारा टोटल समय 8 बजे से लेके 8 बजे चलिए तो 1 घंटा 24 मिनट बाद ये मिलेंगी, यानी यहाँ से ये चलेंगी तो कितने घंटा बाद मिलेंगी, 1 घंटा 24 मिनट बाद मिलेंगी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 1 9, यानी कि 9:24 मिनट में, यानी 9:24 में ये दोनों क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 9:24, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि 141, 186, 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करें ताकि प्रत्येक दशा में शेषफल क्या हो, समान हो। शेषफल समान होना चाहिए। अब देखिए 186 में से 141 घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 45। इन दोनों का अंतर कितना, 45। अब 231 में से
186 घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5 और 12 में से 8 गया 4, 45। 231 में से 141 घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, 13 में से 4 गया 9। अगर इन दोनों के बीच की HCF देखें तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि राजेश ने 4800 रुपये सुरेश से 3 वर्षों के लिए कर्ज लिया। समय की समाप्ति के बाद वो 5808 रुपये यानी कि 5808 रुपया वापस करता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए प्रिंसिपल कितना है इसका, 4800 रुपया। अमाउंट कितना है इसको देना पड़ा, 5808 रुपया। तो अगर हम एसआई देखें 3 वर्ष का, तो एसआई कितना हो जाएगा, 5808 माइनस 4800 रुपया यानी कि 8 में से 8 गया 0, 5 में से 4 गया 1, यानी कि उसे कितना ब्याज मिला, एसआई उसको मिला 1008 रुपया। हम जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। हमको रेट निकालना है तो रेट बराबर क्या होता है, एसआई गुना 100/PT। एसआई कितना है, 1008 रुपया है, ये 100 है, प्रिंसिपल आपका 4800 है, तो 4800 गुना समय आपका 3 वर्ष है। पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, कट गया। 3 से काट दीजिए, तितरी के 9, तितरी के 9, तितरी के 9, 3 6 18, 36 बार में कट गया। 3 3 9 6 6 12, ये कट जाएगा कितना बार में। अगर इसे देखें तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 336 को अगर हम 12 से काटते हैं तो 12 दूनी 24, 13 में से 4 गया 9, 12 8 96, ये कितना बार में कट गया, 26 बार में। आइए 12 चौक 48, ठीक है, 12 8 96, ये 28 बार में कटा, 28 बार में, ठीक है। तो 4 से 28 कितना बार में, 7 बार में कट जाएगा, यानी कि रेट आपका कितना आ जाएगा, 7%, यानी कि दर आपका क्या हो गया, 7% दर हो गया। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि 4/4/5 भागा 2/1/5 माइनस 1/2 1/1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/5, इसके ऊपर बार है, सरल करना। देखिए जिस संख्या के ऊपर बार लग जाए तो सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ये संख्या क्या है, 5 है। तो इन दोनों को हल करेंगे तो 4 5 का एलसीएम क्या होता है, 20 होता है। 4 5 20, 5 1 5 माइनस 5 चौक 20, ये 4, यानी कि ये क्या हो गया, 1/20। अब 4 1 4, 1 5/4। अब 5/4 माइनस 1/20, एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। 4 5 20, 50 25, यानी कि 25 माइनस 1 24/20, ये का पार्ट हो गया 24/20। ये गुना में 1/2 है, तो 1/2 गुना 24/20, 2 से कट जाएगा 12 बार में। अगर इसे काट देंगे तो 4 3 12, 4 5 20, यानी कि 3/5। इतना पार्ट आ गया 3/5। इसको फिर गुना करेंगे, 2 5 10, 11/5, 11/5 माइनस 3/5, यानी कि 11 में से 3 गया 8/5। अब 4 5 20, 4 24/5, इसको अगर हम गुना कर दें तो इसको उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/8। 5 से 5 कट गया, 8 3 के 24, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी कि अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर हो तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, एज कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोल रहा है इस बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन जो होता है ये होता है πr²h। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना है, 7, तो 7 का 7 गुना 7, और एच कितना है, 10, ये आपका 10। 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 22 7 कितना होता है, 154 गुना 10, यानी कि 1540 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, इसका आयतन हो गया।
तो 1540 घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, इतने की धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा हमसे पूछ रहा है। देखिए रेट हमारे पास कितना दिया है 5%, टाइम हमारे पास कितना दिया है 2 वर्ष, हमको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीए कितना मिल रहा है 328। देखिए 5% का मतलब होता है कि 5/100 यानी कि 1/20। ठीक है, अब जब 2 वर्ष की बात किया गया, देखिए ये नीचे वाला प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो देखें तो कितना हो गया, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है और उसमें हम एक ऊपर वाला संख्या जोड़ देते हैं तो वो अमाउंट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 20 से 21। ये प्रक्रिया कितना समय के लिए दी गया है 2 साल, तो 2 साल चलेगा 20 से 21। अब गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। कितना का बढ़त, यही आपका सीए क्या होता है, इन दोनों का अंतर ही होता है। अब देखिए ये अंतर कितना है 41 रुपया का अंतर है, यानी कि 41 रुपया का जो अंतर है वो 328 के बराबर है, ये सीए होता है। तो 41 रुपया का अंतर 328 के बराबर दिया है, तो एक का अंतर कितना हो जाएगा 8 यानी कि 8 रेशियो के बराबर। जब 8 रेशियो के बराबर होगा तो ये आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 3200 रुपया और अमाउंट इसका मल्टीपल कर देंगे तो वो अमाउंट हो जाएगा। हमको प्रिंसिपल से मतलब है, प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 3200। अब हमको कह रहा है कि इस पे साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होता है, ऐसे ही बराबर होता है PRT/सर। जब हमारे पास 3200 प्रिंसिपल आ गया, रेट हमारा 5%, समय 2 साल, 100 से गुना कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 यानी कि ऐसे ही कितना हो जाएगा 320 रुपया। 320 रुपया हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि 2 संख्याओं का योग 22 हो तो इनके वर्गों का योग 404 हो, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए 2 संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई का योग कितना दिया है, वर्गों का योग 404 है, इनके वर्ग का योग यानी कि x² प्लस y² का योग कितना है 404 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, हमसे यही पूछा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम कहें कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। लेकिन हमारे पास क्या दिया गया है a प्लस बी दिया गया है, a² प्लस b² का मान दिया है, तो यहाँ से अगर हम 2ab का मान निकाल लेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए 22 का स्क्वायर बराबर a² प्लस b² का मान कितना दिए 404 प्लस 2ab कर देते हैं। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484 माइनस ये 404 इधर आ जाएगा बराबर 2ab। तो 4 में से 4 गया 0, 8 के 8 यानी कि 2ab, यानी कि ab का मान यहाँ से क्या आ गया 80/2 यानी कि 40। जब ab का मान हमारे पास 40 आ गया तो हमसे यही पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 40 यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। हमने मान लिया कि 5 वर्ष पूर्व अगर पुत्र का उम्र को अगर हम x मान लें और 5 वर्ष पूर्व पिता के उम्र को अगर हम y मान लें, ठीक है, तो कह रहा 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल यानी कि इन दोनों के आयु का गुणनफल जो है उस समय व्यक्ति की आयु की 4 गुना था, यानी उसके पिता की उम्र का कितना था 4 गुना था, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना। देखिए ये y से y कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष।
जब x बराबर 4 वर्ष, ये कब का है, 5 वर्ष पूर्व का उम्र है। 5 वर्ष पूर्व अगर x का उम्र 4 वर्ष था तो उसके वर्तमान में उम्र क्या हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 5 4 9 वर्ष, यानी कि वर्तमान में उसके पुत्र का जो उम्र होगा वो 9 वर्ष होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि 0.125 इन तीनों के ऊपर बार है, परमेय संख्या के रूप में लिखे। देखिए क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा 125, ये तीनों के ऊपर बार है, जो जितना संख्या पे बार होता है उसको 9 लिखते हैं। तो ये तीनों पे बार है तो ये 3 9 लिख देंगे। तो परमेय के रूप में क्या हो जाएगा, यही परमेय संख्या के रूप में क्या होता है, जो p/q के रूप में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, यही परमेय संख्या का होता है। तो 125/999 क्या हो गया, आपका सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है यदि 1400 का x% बराबर 119 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब 1400 का मतलब क्या हो गया, क्या का मतलब गुना, x% का मतलब हो जाएगा x/100 बराबर 119। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा उधर, 119 गुना 100/1400, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 14 को 119 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 8.5%। तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, परसेंट नहीं होगा, x का मान क्या आ जाएगा 8.5। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि बी और सी 35 दिनों में एक निश्चित काम कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी वही काम 17.5 दिन में कर सकते हैं। वही काम ए अकेला कितना दिन में करेगा। अब देखिए बी प्लस सी एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 35 दिन में। अब ए प्लस बी प्लस सी इस काम को मिलके 17.5 दिन में कर सकता है। कितना दिन में, 17.5 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला काम कितना दिन में करेगा। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 35 और 17.5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 ही हो जाएगा। तो बी प्लस सी की अगर हम क्षमता देखें तो ये क्या हो जाएगा, 35/35 यानी कि 1। और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना हो जाएगा, 35/17.5 यानी कि 2। अब देखिए बी प्लस सी की क्षमता 1 है, बी प्लस सी की क्षमता 1 है, इन टोटल की संख्या 2 है। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब ए की क्षमता यहाँ से हमारे पास 1 निकल गया तो ए इस काम को कितना दिन में करेगा, 35/1 यानी कि 35 दिन में करेगा। यानी कि ए को कितना टाइम लगेगा, 35 दिन लगेगा। तो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि √4600 प्लस √540 प्लस √1280 प्लस √250 प्लस √36। इसका देखिए √36 का मान क्या होता है, तो 6 होता है। तो 6 और 256, √256 का मान कितना हो जाएगा, 256 का मान हो जाता है 16 16 256, ये 16 हो जाएगा। 16 और 1280 कितना हो जाएगा, 6 8 1 9 1296। ये 1296 का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये हो गया 36 और 540 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 3 7 6 4 576। 576 का मान कितना होता है, तो 24 होता है। 24 और 4600 को जोड़ेंगे तो √4624 यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 68, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि cot 60 डिग्री माइनस सेक 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा। देखिए cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 और सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2। बस इसका एलसीएम ले लीजिए, √3 यानी कि 1 माइनस √3 और √3 क्या हो जाएगा, √2 √6। अब देखिए क्या करते हैं, इसका मान हम आंसर इतना ही दिया है कि आगे दीजिए। देखिए क्या कर रहा है, इसको अगर हम √3 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
ये होगा √3 माइनस √6 इंटू √3 बट्टे में ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 ऑप्शन कौन में है तो √3 माइनस, अब देखिए इस √18 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, इस वाले को हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा 2√3, 2√3 निकल के आ जाएगा, तो ये टोटल क्या संख्या हो जाएगा √3 माइनस 2√3 बट्टा में 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा √3 माइनस 3 बाहर ना आ रहा है, यहाँ 3 बाहर आ रहा है, 3√2, तो ये क्या हो जाएगा 3√2, तो √3 माइनस 3√2 बटा 3, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि यदि a प्लस बी बराबर 4 हो और ए बी बराबर 3 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी का मान कितना दिया है 4, तो 4 का होल क्यूब माइनस 3 गुना 3 गुना ए प्लस बी का मान कितना दिया है 4, 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौके 16 चौके 64, 64 माइनस 33 के 9 चौके 36, यानी कि 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 3 गया 2, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या हो गया 28 हो गया, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि त्रिभुज ABC B पर समकोण है, यदि M कोण A 30 डिग्री हो तो AB की लंबाई क्या होगी यदि BC का मान 2√3 सेंटीमीटर है। देखिए ABC एक त्रिभुज है, अगर इस कोण का मान 90 डिग्री है और कोण A का मान 30 डिग्री है तो कोण C का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब BC का मान क्या दिया है 2√3 सेंटीमीटर। देखिए 30 डिग्री के सामने क्या होता है A होता है, या आप कह सकते हैं 1 होता है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3 होता है। तो इस AB की लंबाई क्या हो जाएगी, अगर 30 डिग्री के सामने 2√3 सेंटीमीटर है तो AB का मान क्या हो जाएगा 2√3 गुना √3। अब √3 गुना √3 3 हो जाएगा, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि AB की जो लंबाई होगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि निम्नलिखित पाई चार्ट चमड़े के उत्पादन का निर्माण करने वाली कंपनी ABC का राजस्व प्रदर्शित करता है। वर्ष 2015 के लिए कंपनी का कुल राजस्व 36,28,000 रुपया था, तो वॉलेट और बेल्टों की बिक्री से कुल राजस्व कितना प्राप्त होगा। देखिए आपको पाई चार्ट यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए वॉलेट और बेल्ट, वॉलेट प्लस बेल्ट जो है कितना है, वॉलेट का 5% है और बेल्ट को बेल्ट लिखा है ये 20% है, तो यहाँ से टोटल कितना राजस्व हो गया 25%। तो हम क्या करेंगे, कुल राजस्व कितना हो जाएगा 36,28,000 का 25% निकाल देंगे तो हमारा टोटल राजस्व हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 36,280 को 25 से हम गुना कर देंगे तो हमारे पास ये राजस्व आ जाएगा 9,07,000 रुपया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 70 नंबर ये और ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 9,999 को किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए ताकि 16 से पूर्णतः विभाग हो जाए। बस क्या कीजिए, इसे 16 से भाग दे दीजिए, जो शेष बचे वो घटा दीजिएगा तो ये पूर्णतः। आप देखिए 16 छक्के 96, 9 में से 6 गया 3, 16 दूनी 32, 9 में से 2 गया 7, 89, 16 पंचे 80 होता है, तो नहीं, 16 चौके 64, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 9,999 में से 15 घटा देंगे ना तो वो संख्या 16 से पूरा कट जाएगा, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।